जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर 3 स्थल रूप एवं जीवन। देखिए बच्चों, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि स्थल रूप दो शब्दों से मिलकर बना है। स्थल का मतलब होता है बेटे जमीन और रूप का मतलब होता है बेटे प्रकार, यानी कि जमीन के प्रकारों की हम इस चैप्टर के अंदर बातें करेंगे और वहां पर जीवन कैसा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले यहाँ पर बेटे एक भूमि सूक्त नाम का आपको एक स्तोत्र दिया हुआ है, जो कि धरती माता के लिए स्तोत्र बनाया गया है, जो कि अथर्व वेद से हमको मिलता है। हमारे टोटल 4 वेद हैं, ठीक है, जिसमें अथर्ववेद एक आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ है कि मनुष्यों के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों, विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न, पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो अथवा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसकी संतान हूँ। ठीक है, यानी कि बेटे यहाँ पे धरती माता जो हैं, धरती माता के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी मनुष्यों के भार से, हम मनुष्यों के भार से मुक्त होकर जो धरती माता है, ऊंचाई यानी कि बेटे यहाँ पे पहाड़ों की बात हो रही है, ढलानों की बात हो रही है, समतल भूमि यानी कि मैदानों की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि हम देखते हैं कि अथर्ववेद के अंदर पृथ्वी के जो ज़मीन है बेटे, उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे तो उससे पहले बेटे हमारे को कुछ क्वेश्चनों को टैकल करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन हम आएंगे इस चैप्टर के अंदर समझेंगे हम, वो है बेटे स्थल रूपों के प्रकार कौन कौन से, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वहाँ पे जीवन कैसा है, वहाँ पे संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है, ये सब समझेंगे। इसके अलावा जीवन के लिए वहाँ पे चुनौतियाँ क्या क्या हैं बेटे, और अवसर क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरुआत करते हैं। देखिए, अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसे कि आपने देखा है कि भूमि के अनेक रूप और विशेषता हैं, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से इसका स्वरूप बदलता रहता है बेटे। यानी कि कहीं पर देखेंगे बेटे कि झारखंड से छोटा नागपुर अगर हम जाएं, सड़क से यात्रा करें और फिर प्रयागराज जाएं, फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। कहीं पर बेटे 3 प्रकार के तो हमें विभिन्न मतलब मेजरली दिख ही जाएंगे। जैसे कि बेटे हम देखें कि पर्वत देखने को मिल जाएंगे, हमको पठार देखने को मिल जाएंगे बेटे, इसके अलावा मैदान हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु होती है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि भूमि टू भूमि, यानी कि ज़मीन से बेटे ज़मीन जब बदलती है तो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु बदल जाते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों में भी बदलाव आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर तुंगता का मतलब है बेटे, तुंगता यानी कि एल्टीट्यूड, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई जो होती है, यानी कि जैसे पहाड़ होते हैं ना हमारे बेटे, वो समुद्र तल से बहुत ऊंचे होते हैं, यानी कि बहुत बड़ी तुंगता पर वो होते हैं। ठीक है ना, तो वो है। अब देखिए यहाँ पर बेटे 2 जो शब्द हैं, पर्वत और पठार। देखिए अब इनमें पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि पर्वत क्या होता है और पठार क्या होता है। ठीक है, पर्वत की बेटे जब हम बात करेंगे, पर्वतों में बेटे ऐसे चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये चोटियां, ठीक है, ऊपर से वो क्या होगा, एकदम पीक होगा। ठीक है, ये पीक होगा, यानी कि शीर्ष बोल लो या फिर उसको चोटी बोल लो। ठीक है, तो पर्वतों में बेटे चोटी पाई जाती है। ठीक है, इससे जो छोटा होता है, जो ऐसे ऐसे होंगे, इनको बोलेंगे बेटे हम पहाड़ी। ठीक है, लेकिन पठार क्या होते हैं बेटे, ऐसे होते हैं। ठीक है, मतलब थोड़े बहुत ऐसे ऐसे टाइप में, इनमें समतल होता है ऊपर से, लेकिन ज़मीन से जो समतल जगह है उससे तो ये उठा होता है। ठीक है, तो पहाड़ और पठार में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पर्वतों के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं बेटे। पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से बहुत ज़्यादा ऊंचे उठे हुए होते हैं। ये चौड़े आधार होते हैं, यानी कि नीचे से बहुत चौड़े होते हैं। खड़ी ढलानें इन पर होती हैं। शंकरे शिखर यानी कि चोटियाँ इनमें देखी जा सकती हैं। कुछ पर्वत तो बहुत ऊंचे हैं कि बेटे वो हिम यानी कि बर्फ़ से भी ढके हुए हैं। ठीक है, इतने ऊंचे हैं कि बेटे वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता पर बर्फ़ पिघल जाती है, यानी कि जो छोटे होते हैं उन पर तो बर्फ़ पिघल जाती है, लेकिन जो बड़े वाले हैं उन पर बर्फ़ नहीं पिघलती। ठीक है, और बहुत अधिक ऊंचाइयों में बर्फ़ कभी नहीं पिघलती। जो छोटे हैं वहाँ से क्या बोलते हैं बेटे, हमारी नदियाँ वगैरह भी निकलती हैं, बर्फ़ पिघलती है जब। ठीक है, कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान भी हैं। ठीक है, जिनमें कम खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, गोल आकार के हैं वो थोड़े से, जो मैंने आपको बताया था, यानी कि पहाड़ी। ठीक है, उनको छोटे पहाड़ या फिर हिल भी बुला देते हैं। ठीक है, वर्षण क्या होता है बच्चों, वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना, चाहे वो वर्षा के रूप में हो, चाहे वो बर्फ़ के गिरने के रूप में हो, चाहे वो ओला गिरना हो, चाहे वो वर्षण के ही रूप में होता है वो। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे पर्वत दे रखे हैं, जैसे एवरेस्ट पर्वत है, ये एवरेस्ट का हो गया। ठीक है, अकोंकागुआ हो गया, किलिमंजारो हो गया, ब्लॉन्क हो गया, कंचनजंगा हो गया, एनाईमुडी हो गया। ये विश्व के 6 पर्वतों के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, विश्व के अधिक जो पर्वत हैं, देखिए पर्वत बेटे यानी कि जो पहाड़ हैं वो हमेशा श्रृंखलाओं में हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए यानी कि बहुत सारे झुंड में देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर में आपको सभी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम याद रखने हैं, भारत वाली भी, या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमें पर्वत देखने को मिल जाएंगे उनके भी हमें नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि एशिया के अंदर बेटे हिमालय
हो गया, यूरोप में आल्प्स हो गया, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला हो गई। ठीक है, कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक बेटे फैली हुई हैं। ठीक है, इनकी हाइट यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कितनी हाइट के ये हैं। ठीक है ना, आगे हम देखेंगे बेटे ये हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीले चोटी वाले पर्वत जो है अपेक्षाकृत नवीन है। नवीन यानी कि बेटे देखिए क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है वो कम से कम 450 करोड़ साल, अरब साल मतलब क्या है पुरानी है। तो जो हमारे हिमालय पर्वत है वो अभी हाल फिलहाल में 15 करोड़ के आसपास में या इसी के टाइम के पीरियड के आसपास में नए नए बने हैं। ठीक है, जब भारत का जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो एशिया से टकराया उसके बाद ये बने हैं। तो अब देखने में तो करोड़ों साल का टाइम लग सकता है, लेकिन धरती के इतिहास के रूप में अगर हम देखें तो एक बहुत बहुत छोटा टाइम पीरियड है, इसलिए इसको नवीन बोला जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी, हाँ जो मैंने बताया कि पृथ्वी के इतिहास में ये नए बने हैं। ठीक है, इसलिए इनको नया बोलेंगे, लेकिन फिर भी इनको लाखों वर्ष तो हो चुके हैं बने हुए। ठीक है, कुछ छोटे हैं, कुछ गोलाकार हैं, कुछ पहाड़ियां हैं। जैसे अरावली श्रृंखला ये बहुत पुरानी है बेटे, अपर्दन के कारण ये गोल आकार की हो गई है। यानी कि अपर्दन क्या होता है बेटे, अपर्दन होता है मिट्टी वायु के द्वारा, जल के द्वारा मिट्टी जब घिस जाती है, पत्थर जब घिस जाते हैं तो अपर्दन हो जाता है। मिट्टी जब उड़ के कहीं चली जाती है तो उसको अपर्दन बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हिमालय के साथ हुआ। उन्नयन और अपर्दन ये आज भी चलता रहता है बेटे। ठीक है, आगे हम देखेंगे, इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है, उन्नयन हो रहा है, यानी कि उन्नयन यानी कि बढ़ना, अपर्दन यानी कि घटना। ठीक है, पर्वतीय परिवेश, यहाँ पर देखिए बेटे क्या होता है, पर्वतों की ढलानों पर एक प्रकार का वन पाया जाता है जिसको हम पर्वतीय वन कहते हैं। यानी कि जो पहाड़ों पे जंगल मिलते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, पर्वतीय वनों के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वन है इनमें ज्यादातर बेटे शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। शंकुधारी यानी कि जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना हमारा, ऐसे 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 पेड़ मिलेंगे, ताकि बर्फ इनके ऊपर जब गिरे तो बेटे क्या नीचे फिसल जाए। क्योंकि अगर नॉर्मल पेड़ अगर यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, ये वाले पेड़ मिलेंगे, तो बर्फ की जमने से टूट भी सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हिमालय जैसी जगह हो गई या फिर बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हो गए उन पर शंकुधारी वृक्ष हमें ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पाइन हो गया, चीड़ हो गया। ठीक है, फर, स्प्रूस, देवदार, ये सब हमको देखने को मिल जाएंगे। इन पेड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, शंकु के आकार के होते हैं और इनपे पतली नोकदार पतली पत्तियां होती हैं ताकि बर्फ फिसल के नीचे गिर जाए। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह पर बेटे घास मिल जाएगी, मॉस मिल जाएगी, ये लाइकेन वगैरह उग जाते हैं, घास वगैरह थोड़ी बहुत पहाड़ों पर उग जाएगी जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होंगे। ठीक है ना, कम से कम 1500 साल पहले प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास जी ने काव्य के 2 श्लोक दिए हैं। उनका काव्य ग्रंथ कुमार संभव हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। ठीक है, यहाँ पे हिमालय के बारे में बता रखा है कि भारत के उत्तरी भाग में देवता श्रद्धा पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है जो पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है। ठीक है, ऐसा लगता है कि मानव पृथ्वी को नापने का मापदंड है। तो इस तरह से कैसे क्या है, हमारे कालिदास जी ने हिमालय के बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम ये जो जानवरों के अपचित्र दिख रहे हैं ये पहाड़ों में पाए जाने वाले जानवर, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पर्वतों में घने वन हैं, बहती नदियाँ हैं, झीलें हैं, घास के मैदान होते हैं, कंदराएं यानी कि गुफाएं कह लो, ठीक है, होती हैं जो जीवों को आश्रय प्रदान करती हैं। यहीं पर जो प्राणी है वो रहते हैं। कौन कौन से मिल जाएंगे बेटे, सबके नाम याद रखने आपको। गोल्डन ईगल मिल जाएगा, ठीक है, पेरेग्रीन फॉल्कन मिल जाएगा यानी जिसको घुमंतुबाज भी बोलते हैं हम। कैनेडियन लिंक्स हो गया आपका, हिम तेंदुआ हो गया, आइसबेक्स यानी कि जंगली भेड़ हो गई, हिमालयन तहर हो गया। ठीक है, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू, ये सारे के सारे जीव जंतु आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर पहाड़ों में पाए जाने वाले आपको पेड़ पौधों के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और आपको जीवों के नाम भी याद रखने हैं जो जो यहाँ पर पहाड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतम यानी कि बहुत बड़ी है। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंजेस भी कहते हैं, जो लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है और इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक है, जैसे कि यमुना, घाघरा, ये हिमालय से निकलती हैं। जैसे सोन गंगा के मैदान पे दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी। ठीक है, पर्वत में रहने वाले लोगों का बेटे जीवन कैसा होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलान होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं। कुछ घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है, लेकिन ढलानों पर वेदिका कृषि होती है। स्टेयर केस वाली जो वो होती है ना, वैसी खेती यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर सीढ़ी नुमा, हाँ देखो, सीढ़ी नुमा कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। ठीक है, प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन होता है। देखिए बेटे, खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, खेती की जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन को महत्व देते हैं, यानी कि जानवर पालते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है बेटे पर्यटन। पर्यटन यानी कि आपका टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ भी हो जाए, सभी के सभी लोग पहाड़ों में जाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, चाहे वो तीर्थ स्थल के लिए जाएं, ठीक है, वैष्णो देवी चले गए,
हरिद्वार चले गए, या किसी भी टूरिज्म के लिए चले जाएं, घूमने चले जाएं, मनाली चले गए, ठीक है, लेह लद्दाख चले गए, तो पर्यटन यहाँ पे पहाड़ी लोगों के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, पर्वतीय लोगों की आय का साधन हम कह सकते हैं कि भाई पर्यटन से ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन से ही आता है। ठीक है, पर्वतों की स्वच्छता, हवा, मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं। हाँ, कुछ लोग बेटे खेल खेलने भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग करने के लिए, हाइकिंग करने के लिए, पर्वतारोहण के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए भी लोग यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों पे, जो मैंने आपको बताया कि पवित्र स्थलों की यात्रा करते रहते हैं। ठीक है, और लेकिन क्या हो रहा है बेटे, बहुत सारे पर्यटक एक साथ आते हैं, लाखों की संख्या में लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं, जिस वजह से बेटे पर्यावरण पर भी दबाव पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो बात ये देख रखी है बेटे, बिछेंद्री पाल जी कौन है। तो बिछेंद्री पाल ने कम आयु में पर्वतारोहण आरंभ किया, यानी कि पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बिछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई। यानी कि बिछेंद्री पाल जी माउंट एवरेस्ट, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पर चढ़ने वाली पहली भारत की महिला बनी। उनको पद्मश्री 1984 में मिला, पद्म भूषण 2019 में मिला उनको। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती बेटे अरुणिमा सिन्हा। ये 22 वर्ष की थी। एक दुर्घटना में उनको एक पैर बेटे गंवा दिया, उन्होंने एक पैर कट गया। बिछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी, बिना पैर के बावजूद, एक पैर के बावजूद। ठीक है, इसके बाद सबसे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर भी उन्होंने चढ़ाई की, अंटार्कटिका की विंसन पर्वत पर। ठीक है, 2015 में इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आकस्मिक बाढ़, ये देखिए बेटे, ये जो शब्द दे रखे होते हैं ना, इनको आप पढ़ लिया करिए। ठीक है, आकस्मिक बाढ़ की जैसे क्या, इसलिए इस स्थान में आकस्मिक बाढ़ आ जाना। ठीक है, बादल फटने की वजह से भूस्खलन, जमीन का खिसक जाना, जो है ना पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिर जाना, हिमस्खलन जो गया, बादल फटने, ये सब आप पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, आगे देखिए। अब दूसरा जो टॉपिक है बेटे वो है पठार का। पठार क्या होते हैं, मैंने आपको बताया बेटे, पठार क्या होते हैं। ये भी जमीन से तो उठे होंगे, लेकिन पहाड़ों की तरह बेटे इनके अंदर चोटियां नहीं होती। ठीक है, ये ज़्यादातर तो ऊपर से बेटे थोड़े बहुत समतल टाइप में हमको देखने को मिल जाएंगे। पठार ऐसी कलाकृति है जो आसपास की भूमि से उठी होगी, इसकी सतह चपटी होगी। ठीक है, यानी कि ऊपर से चपटा होगा। ठीक है, कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन भी, यानी कि पहाड़ों की तरह ये नए भी हो सकते हैं और प्राचीन भी हो सकते हैं। पठारों के दो उदाहरण हैं, जैसे बेटे एक तिब्बत का पठार हो गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और दूसरा है बेटे दक्षिण का पठार। ठीक है, पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक की बेटे हो सकती है। जैसे तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। ठीक है, इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में ये 2500 किलोमीटर लंबा है, यानी कि चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की जितनी दूरी, जितना ये बड़ा है पठार। ठीक है, मध्य दक्षिण भारत के दक्कन का पठार जो है बेटे सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख साल पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। अब हम देखेंगे पर्वतों की तरह पठारों में भी खनिज बेटे बहुत मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, या इसीलिए पठारों पे बेटे खुदाई का काम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, इनको खनिजों का भंडार गृह भी बोलते हैं। ठीक है, पठारों में खनन मुख्य गतिविधि है, यानी कि खुदाई बहुत ज़्यादा होती है। बड़ी बड़ी खानें मिलती हैं हमें पठारों में, जैसे पूर्वी अफ्रीका में सोने का पठार से सोना और हीरा निकाल जाता है, सॉरी। ठीक है, भारत के छोटा नागपुर में बेटे लोहा, कोयला, मैंगनीज, ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, विश्व भर में पठारों का पर्यावरण पर बहुत विविधतापूर्ण है। ठीक है, कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है और जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। यानी कि कई पठार ऐसे हैं जिन पर चट्टानी मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, इससे कि वहाँ पे ये खेती तो हो नहीं सकती है। ठीक है, इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं। लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा वाले जो पठार होते हैं ना बेटे, ज्वालामुखी से बनते हैं लावा पठार, जो काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो वो वाली अच्छी होती है खेती के लिए। पठारों में अनेक आकर्षण जलप्रपात होते हैं बेटे। जलप्रपात यानी कि झरना होता है ना, झरना वैसे। ठीक है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में, नाम याद रखना बेटे, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है, जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात हो गया। ठीक है, छोटा नागपुर में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात हो गया। पश्चिमी घाट में शारावती नदी पर जोग जलप्रपात हो गया। और भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे चेरापूंजी यानी कि मेघालय के पठार में नहकालिकाई जलप्रपात हो गया, 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है बेटा ये। ठीक है, तो ये आपको देखना है, ये देखे, ये है ना, ये वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला जो है बेटे, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, अब है मैदान। मैदानों की जब हम बात करते हैं, ठीक है, मैदान एक ऐसी स्थलाकृति होती है जो सपाट होती है, प्लेन होती है, और इस जगह पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि बेटे यहाँ पर खेती के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगी। ठीक है, समतल ज़मीन पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, हल्का तरंगी धरातल होता है ये। ठीक है, और कई ऊंची पहाड़ियाँ, घाटियाँ नहीं पाई जाती यहाँ पर। ठीक है, मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई केवल 300 मीटर से ज़्यादा नहीं होती बेटे। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से ये बनते हैं बेटे।
ठीक है। बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। यहाँ नदियाँ रेत, चट्टान, कण और गाद को इकट्ठा करती हैं, जिन्हें तलछट कहा जाता है। ठीक है। नदियाँ इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में मिलाकर जमा कर देती हैं, जिससे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। भारत में है बेटे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला सुंदरबन डेल्टा, जिसके हम नाम से जानते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेटे, सभी प्रकार की फसलें उपजाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। ठीक है। और लोगों का, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका जो मेन काम है, आर्थिक व्यवसाय बेटे खेती ही है। यहाँ के सबसे ज़्यादा लोग खेती ही करते हैं। ठीक है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वाला इलाका हो गया, ये सब मैदान वाला इलाके हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बेटे मैदान के लोगों का जीवन। ठीक है। हजारों साल पहले कई सारी सभ्यताएं जो थी नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई। देखिए बेटे मैदानों के पास, और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी भारत की हो या चाहे दुनिया की कोई सी भी सभ्यताएं हो, जो पुरानी से पुरानी, मेसोपोटामिया की ले लो या मिस्र की ले लो या कोई सी भी आप सभ्यता ले लो, सारी की सारी जो सभ्यताएं हैं बेटे, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित होती हैं। क्योंकि नदियों से ही क्या मिलता है बेटे, यातायात के लिए भी नदियाँ अच्छी होती है और पीने का पानी वहीं से सुलभ होता है। ठीक है। तो नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं किसी भी सभ्यता के लिए। ठीक है। तो जितनी भी सभ्यताएं मिलेंगी, जैसे मेसोपोटामिया की वो थी सुमेर सभ्यता, वो भी बेटे दजला फरात नदियों के पास मिली थी। ठीक है। मिस्र की जो सभ्यता है पिरामिड वाली, वो भी हमें नील नदी के किनारे है। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता थी, वो भी कहाँ थी बेटे, हमारी सिंधु नदी के किनारे पर ही हमको मिली थी। ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 से ज़्यादा भाग यानी कि 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। ठीक है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय बेटे मत्स्य पालन यानी कि मछली पालना और खेती ही है। यहाँ पे चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटे अनाज जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही कपास हो गया बेटे, जूट हो गया, सन, ये रेशेदार फसलें भी उगाई जाती हैं। रेशेदार फसलें वो होती हैं जिनसे बेटे कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। जो स्टार्टिंग जो परंपरागत यानी कि जो नॉर्मली लोग करते हैं, जो पुराने टाइम से चली आ रही है, वो वर्षा पर निर्भर होती है, यानी कि मानसून पर निर्भर करती है। ठीक है। किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल से और भूमिगत जल पंप से निकलकर खेतों की सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। यानी कि ट्यूबवेल लगा के जो भी है, तो खेतों की सिंचाई करना आसान हो गया। ठीक है। ये सिंचाई से कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन भूमि का जो जल है बेटे वो भी गिर गया है, उसका भी हार्स होता जा रहा है। ठीक है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। ठीक है। गंगा के मैदानी भागों में प्रभावित होने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं। जैसे बेटे जनसंख्या यहाँ पर बहुत बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने की वजह से बेटे प्रदूषण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियाँ बहुत सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। देखिए नदियों की अपनी खुद संस्कृतियाँ जुड़ी होती हैं, लोगों की संस्कृतियों के साथ जुड़ी होती हैं ये। ठीक है। जैसे कि बहुत से समुदाय नदी के स्रोत, एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र मानते हैं, जैसे हमारा प्रयागराज हो गया बेटे। ठीक है। भारत में इन पर बहुत से त्यौहार मनते, समारोह मनते, धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। ठीक है। मैदान में हल्की ढलान होती है बेटे, वहाँ पे नदी नौका संचालन अच्छा हो जाता है। ठीक है ना। और इससे बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का व्यापक रूप से इस्तेमाल करते रहे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान जहाँ पर लोग नौकाओं यानी कि नाव का ही इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे बेटे कि इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से 3 स्थल करोतों के बारे में समझा। देखिए बेटे स्थल रूपों के बारे में समझा 3, लेकिन 3 से बहुत ज़्यादा स्थल रूप हैं। ठीक है। अभी हमने देखिए पहाड़ पढ़ा है, पठार पढ़ लिया, मैदान पढ़ लिया, इसके अलावा रेगिस्तान भी है और हमारा द्वीप समूह भी है। ठीक है। इसका स्वरूप जटिल है, विशेषज्ञ प्राय कुछ स्थल रूपों के बारे में भी बताते हैं। इनमें से एक स्थल रूप मरुस्थल यानी कि वही रेगिस्तान की बात होगी। ठीक है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, दूर दूर तक शुष्कता यानी कि सूखापन रहता है। ठीक है। और वनस्पति जगत, प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं। ठीक है। यानी कि कुछ रेगिस्तान बेटे गर्म हो जाएंगे, जैसे अफ्रीका का। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में थार मरुस्थल हो गया, लेकिन कुछ मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान भी ठंडे भी हैं, जैसे लद्दाख का हो गया, लेह वाला हो गया। ठीक है। एशिया का गोबी मरुस्थल हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप भी मरुस्थल हो गया। ठीक है। तो ये सारे के सारे जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय समय समय पर वहाँ से जाने वाले लोगों मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोकगीतों, किंवदंतियों, दंत कथाओं जैसे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को संजोकर रखते हैं। यानी कि ये लोग अपनी जो कथाएं हैं, ठीक है, उनको इधर उधर जाके गाते रहते हैं और अपने चीज़ों को, संस्कृति को संजोए रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। मानव जिस प्रकार सभी कलाकृतियों में विभिन्न प्रकार के अपने घर बनाए हैं, वे हमारे अनुकूल अर्थात स्त्री के अनुसार स्वयं को ढाल लेने। लचीलेपन यानी कि कहीं पर भी चुनौतियों, कठिनाइयों का सामना करने था, उनसे अनुसार ढल जाने की क्षमता। ठीक है। यानी कहीं पर भी अपने आप को ढाल लेना। ठीक है। तो मनुष्य आज कहीं पर भी ढल जाता है। ठीक है। प्राचीन तमिल संगम कविता की 5 टीनें, 5 दृश्य भूमि है, जो ये आपको दे रखी है। पर्वतीय क्षेत्र, घास के मैदान, वन, उपजाऊ कृषि मैदान, तटीय क्षेत्र, तट वाली जो जगह होगी वो भी होता है बेटे। ठीक है। या शुष्क मरुस्थल प्रदेश भी हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है।
तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटे, स्थल रूपों के 3 प्रकार पढ़े, पर्वत पढ़ा, पठार पढ़ा, मैदान पढ़ा। इसके अलावा रेगिस्तान हो गया, द्वीप समूह के बारे में नहीं पढ़ा अभी हमने, ठीक है। उनकी भौतिक विशेषताएं पढ़ी हमने कि कैसे होते हैं वो, कैसे दिखते हैं वो, ठीक है। वहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती हैं, क्या होता है वहाँ पे व्यवसाय में, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन से जो पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं वहाँ पर, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जहाँ पर वे निवास करते हैं। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग हैं, ठीक है। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विभिन्न प्रकार से उन्हें मानती रही है। प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ अवसर भी लेके आते हैं। यहाँ पर बेटे चुनौतियां तो हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए चुनौतियां तो हैं, लेकिन अवसर भी बहुत ज़्यादा उन्हें देखने को मिल जाते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।